हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर का सलूशन देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 10 सेट बायोलॉजी के तैयार किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप इन 10 सेट मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 30 रुपए कॉस्टिंग चार्ज देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9685 29 91 49 पर 29 91 49 पर। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। पूरे के पूरे 10 सेट जो कि हमने खुद के द्वारा तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छा है आप लोगों के एनुअल एग्जाम के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिनको भी अगर लेना है पूरे के पूरे 10 सेट मॉडल पेपर, उनको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे। इसकी फीस जो है केवल मात्र 30 रुपए है। पूरे के पूरे 10 सेट मॉडल सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और सभी के सभी मॉडल पेपर का हम यहाँ पे क्रमशः सलूशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले पूरे ऑब्जेक्टिव का सलूशन देखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव के सलूशन के बाद हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर का भी सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सेट फर्स्ट है, यानी कि पहला सेट आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले सेट का सलूशन देखेंगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारे पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है ये सही विकल्प वाले क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका आपको बताना है कहां पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं जिनका की काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, यानी कि न्यूट्रिएंट प्रदान करना किसी भी विकसित हो रहे शुक्राणु को। तो आपको सिंपल सी बात है कि याद रखना है कि सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो ये पाई जाती है वृषण के अंदर। कहां पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं जो है वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं, जो कि मुख्य रूप से शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ये भी वृषण के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आपसे पूछे शुक्रजनक कोशिकाएं या सोमनीफेरस सेल, तो ये भी कहां पाई जाती है, वृषण के अंदर पाई जाती है। तो 3 प्रकार की स्पेशली जो सेल हैं वो वृषण या टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है वृषण के अंदर यानी कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। जो ऑन्कोजीन है एक प्रकार का स्पेशली जीन है, ये अगर सक्रिय अवस्था में होता है तो कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है, कैंसर। ऑप्शन नंबर यहां पे आपका जो डी है, यानी ऑप्शन नंबर जो लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर द है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल नियम का अपवाद कौन सा नियम है। आपके सामने ऑप्शन है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम या कि सहलग्नता जिसको हम लिंकेज बोलते हैं। तो देखिए ये तो सारे के सारे मेंडल के नियम है। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया यानी सेग्रीगेशन का नियम हो गया, और ये डोमिनेंट का नियम हो गया, फिर पृथक्करण का नियम हो गया, सेग्रीगेशन का नियम हो गया। तो ये तो तीनों के तीनों क्या है, मेंडल के नियम है। अब बचा हमारा चौथा यानी कि द नंबर, ऑप्शन नंबर द, ये क्या है, सहलग्नता। तो सहलग्नता जो है ये मेंडल का नियम नहीं है, बल्कि मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है। तो सहलग्नता यानी कि जिसको हम लिंकेज बोलते हैं ये मेंडल नियम का अपवाद है। स्पेशली ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। किसका, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है। यहां पे आप थोड़ा सही कर लेंगे इसको, किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, सामान्य होती है। आपको बताना है किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। सुपरमेल, क्लीरीफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, आप देखेंगे कमी हो जाती है लिंग गुणसूत्रों की। क्लीरीफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है, एक गुणसूत्र की। सुपरमेल में भी क्या हो जाती है, सुपरमेल में वृद्धि या कमी हो जाती है। लेकिन जो हमारा डाउन सिंड्रोम है, ये हमारा डाउन सिंड्रोम जो है इसमें इसका संबंध जो है लिंग गुणसूत्र से होता ही नहीं है। ठीक, तो डाउन सिंड्रोम का जो संबंध है वो लिंग गुणसूत्र से नहीं होता है, यानी डाउन सिंड्रोम में क्या है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो है हमेशा सामान्य होती है। ठीक, तो किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, तो आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम में हमेशा लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, सामान्य होती है। तो इनका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
कि एमनियोसिंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। एमनियोसिंटेसिस जो विधि होती है इसमें किसका विश्लेषण किया जाता है, यानी किसका परीक्षण किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एमनियोसिंटेसिस जो विधि है इसमें हम एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करते हैं। किसका परीक्षण करते हैं हम, इसमें हम एमनियोटिक द्रव का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसकी सूत्र गुणिता कैसी होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भ्रूणपोष होता है यानी जो एंडोस्पर्म होता है इसकी सूत्र गुणिता हमेशा कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, यानी कि त्रिगुणित होती है। तो ऑप्शन नंबर सा जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यावरणीय कोशिकाओं से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। तो अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का जो एक पुंज होता है वो कहलाता है हमारा बीजांडकाय। क्या कहलाता है, बीजांडकाय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बा यहां पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन देखना है कि मेंडल के कारक, जो मेंडल के कारक थे वो आजकल किस नाम से जाने जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेंडल के कारक को आपको याद रखना है, आजकल मेंडल के कारक जो है किस नाम से जाने जाते हैं, जीन के नाम से। किसके नाम से, जीन। ठीक, तो जो भी मेंडल ने कारक यूज किए थे, फैक्टर यूज किए थे, उसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर पर किसने काम किया था। जो ड्रोसोफिला मक्खी थे उसके ऊपर किसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। किसने किया था, तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। इसीलिए इनको हम प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन को हम प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर बहुत सारे प्रयोग किए थे लिंकेज से संबंधित। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर पर किसने काम किया। तो राइट आंसर है आपका टी.एच. मॉर्गन ने काम किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एलएसडी। एलएसडी किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो एलएसडी क्या है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो कि हमारे डायरेक्टली ब्रेन पर अटैक करता है। इस एलएसडी को हम एक कवक से प्राप्त करते हैं और उस कवक का नाम क्या है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। उस कवक का नाम आपको क्या लिखना है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये है हमारा राइट आंसर। तो जो हमारा एलएसडी नामक जो नशीला पदार्थ होता है इसको हम क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक के वर्धी भागों से प्राप्त करते हैं। ठीक, यानी तीसरा नंबर जो हमारा है कि एलएसडी को हम किस कवक से प्राप्त करते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्या लिखना है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, आपको राइट आंसर लिखना है। ठीक, चलिए सारे के सारे क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस संकरण पर आधारित है। तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये किस संकरण पर आधारित है। तो आपको याद रखना है ये किस संकरण पर आधारित है। मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये आधारित है किस पर, ये आधारित है, आपको याद रखना है, द्विसंकर संकरण पर। ये आधारित है आपका द्विसंकर संकरण पर। किस पर आधारित है, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। आपने देखा भी है कि मेंडल का जो हमने पूरा का पूरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखा था, इसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एड्स वायरस जो होता है, चूंकि एड्स जो है एक प्रकार का वायरस है, तो एड्स जो है वायरस से होने वाला एक प्रकार का रोग है। तो एड्स वायरस की जो बाहरी परत होती है, एड्स परत की, एड्स जो हमारा वायरस के कारण होने वाला रोग है, तो एड्स का जो वायरस होता है यानी एचआईवी वायरस जो होता है उसकी बाहरी परत किसकी बनी होती है। तो एड्स वायरस की आपको बाहरी परत बताना है किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है ये क्या बंद कर देती है। निषेचन बंद कर देती है, अंडोत्सर्ग बंद कर देती है, क्या बंद कर देती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो गर्भ निरोधक गोली होती है या जो गर्भ निरोधक दवाएं होती है ये अंडोत्सर्ग की क्रिया को क्या कर देती हैं, रोक देती है। तो ये आपको याद रखना है, अंडोत्सर्ग क्या कर देती हैं,
अंडोत्सर्ग को बंद कर देती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन विनिमय यानी जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कब होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो जीन विनिमय होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, उसकी जो पैकिटीन अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, पैकिटीन अवस्था जो होती है, तो पैकिटीन अवस्था में आपको याद रखना है जीन विनिमय होता है। कौन सी अवस्था में, पैकिटीन अवस्था में। तो आपको लिखना है पैकिटीन अवस्था। ठीक, तो पैकिटीन अवस्था में क्या होता है, जीन विनिमय होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए इसके बाद हमारे क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो एक शब्द में जो उत्तर वाले क्वेश्चन है इनका आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जीएम जीव से क्या तात्पर्य है। जो जीएम जीव होते हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड। क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड। इनका मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड। क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड। ठीक, तो जीएम जीवों से अगर पूछे आपसे क्या तात्पर्य है, तो इनका संबंध है आपका जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। किसका, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। ठीक, मतलब अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों से। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप यहां पे लिख सकते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों से। ठीक, या आप लिख सकते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो जीएम जीव से तात्पर्य क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। ठीक, जिनकी अनुवांशिक संरचना को रूपांतरित कर दिया गया है एक नए प्रकार के डीएनए का समावेश करा करके, ऐसे फसलों को हम जेनेटिक मॉडिफाइड फसल कहते हैं। अगर किसी जंतु के अंदर इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई गई है तो उसे हम जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है डीएनए खंड किस प्रकार के आवेशित अणु हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारा डीएनए खंड होता है ये एक आवेशित अणु होता है, इस पर आवेश होता है। और कौन सा आवेशित अणु होता है, तो ये ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ये ऋणावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है। ठीक, ये ऋणावेशित आवेशित अणु होता है। तो डीएनए खंड आपको हमेशा याद रखना है कि यह एक ऋणावेशित आवेशित अणु होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया। तो ऊर्जा का 10% नियम आपको याद रखना है लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान ने। ठीक, तो ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, लिंडेमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक, तो पृथ्वी का फेफड़ा हम किसे कहते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है अमेजान वर्षावन को। किसको, अमेजान वर्षावन को, अमेजान वर्षावन को, अमेजान वर्षावन। ठीक, तो इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि अकेला जो अमेजान वर्षावन है इसके द्वारा अधिकतर मात्रा में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की पूर्ति, यानी कि ओवरऑल विश्व में अगर देखा जाए तो इससे कम से कम नहीं तो 7 से 8% आप कह सकते हैं कि लगभग जो है ऑक्सीजन ये अकेले प्रोवाइड कराता है अमेजान वर्षावन। ठीक, तो अमेजान वर्षावन को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो भी मॉडल सेट के क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे ना, यकीन मान के चलिए अगर आप 10 सेट के ऑब्जेक्टिव भी लगा लेते हैं अच्छे से, तो बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ही, साथ ही साथ क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही पूरे यहीं से, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूरे के पूरे कवर कराए हैं पूरे 10 मॉडल पेपर। ठीक, 10 पेपर मॉडल सेट में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है IUCN का पूरा नाम। इन क्वेश्चनों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, IUCN का पूरा नाम क्या है। ठीक, IUCN का पूरा नाम बताना है। कई बार आपकी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो IUCN का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल, आपको लिखना है इंटरनेशनल, क्या लिखना है आपको, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, इसको आपको बनाना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बताना है आपको,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, तो ये है IUCN का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्या लिखना है आपको? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, तो आपको राइट आंसर लिख लेना है रेफ्लेसिया। क्या लिखना है आपको? राइट आंसर रेफ्लेसिया। तो रेफ्लेसिया जो है यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। कौन सा? रेफ्लेसिया। ठीक, रेफ्लेसिया जो होता है ओवरऑल संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसमें परागण भी हमने आपको बताया था कि हाथी के द्वारा होता है, एलिफेंट के द्वारा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है। साल्विया में जो कीट परागण होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है कि कीटों के द्वारा जब परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। ठीक, क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है, साल्विया में होने वाला जो कीट परागण है, ये क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक, चलिए इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारे पूरे के पूरे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए तो एंटोमोफिली कहला गया हमारा साल्विया में होने वाला कीट परागण। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। ठीक, तो सही जोड़ी वाले क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है गर्भ निरोधक गोली। तो गर्भ निरोधक गोली का काम क्या होता है? कई सारे गर्भ निरोधक गोली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मौला डी, माला एन, सहेली, ये सभी सप्ताह में लगभग एक बार ली जाने वाली लगभग दवाइयां होती है। गर्भ निरोधक गोली क्या बंद कर देती है? ये हमेशा आपको याद रखना है कि अंडोत्सर्ग को क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है ये अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। ठीक, तो पहले का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी क्या भैया? पुरुष नसबंदी को हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। तो आपको देखना है पुरुष नसबंदी, ये पुरुष बंदी कर, यहां पे थोड़ा इसको आपको बनाना पड़ेगा, यहां पे प्रिंटिंग जो है मिस हो गई है, तो यहां पे आपको बना लेना है पुरुष नसबंदी। क्या बना लेना है आपको? यहां पे आपको बना लेना है पुरुष बंधकरण। क्या बना लेना है? पुरुष बंधकरण। तो वैसेक्टोमी का आपका हो जाएगा यहां पे चौथा नंबर, यानी कि पुरुष बंधकरण। क्या हो जाएगा? पुरुष बंधकरण हो जाएगा आपका वैसेक्टोमी का मतलब, क्योंकि पुरुष के नसबंदी को या पुरुष की जो शुक्रवाहिनी जो होती है सोमनीफेरस, या आप कह सकते हैं जो पूरी की पूरी सोमनीफेरस नलिकाएं होती है, इनको क्या कर दिया जाता है, या शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है इनको काट करके बांध दिया जाता है। ठीक, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं पुरुष बंधकरण या पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी। ठीक, कॉपर टी दिया गया है। कॉपर टी का काम क्या है? कॉपर टी एक डिवाइस होती है जिसको हम कहां लगा देते हैं? गर्भाशय से, जिस कारण से गर्भाधारण नहीं हो पाएगा। तो कॉपर टी का क्या हो जाएगा आपका कि गर्भाधारण को क्या कर देती है? ये प्रक्रिया रोक देती है। तो कॉपर टी का हो गया आपका पहला नंबर, गर्भधारण को रोकती है। फिर अगला दिया गया है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या करेगा? ये ट्यूबेक्टोमी निषेचन की प्रक्रिया को क्या कर देगा? निषेचन की प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रसव। प्रसव क्या होता है? प्रसव का संबंध यहां पे किससे हो सकता है? देखिए स्तनियों में क्लोन से तो होगा नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो यहां पे एलेक्स जेफरी हो जाएगा, क्योंकि एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किया था। तो एलेक्स जेफरी का तो आपका हो जाएगा कौन सा? ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? एलेक्स जेफरी। फिर विल्मट नामक जो साइंटिस्ट हैं, इनका जो हस्तक्षेप या योगदान है ये किससे संबंधित है? क्लोन से संबंधित है। सबसे पहला जो क्लोन बना था स्तनियों में, जो जंतु क्लोन बना था भेड़, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? विल्मट का। तो विल्मट नामक साइंटिस्ट का हो जाएगा आपका स्तनियों में क्लोन। क्या हो जाएगा? स्तनियों में क्लोन। अब आपका बचा क्या? प्रसव। तो प्रसव का क्या हो जाएगा? रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये केवल और केवल प्रसव की क्रिया के दौरान ही रिलीज होता है। तो प्रसव की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला या रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? रिलैक्सिन। तो ये आप लोग सही जोड़ी का भी सोल्यूशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन थे जिसको हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। पूरे के पूरे मॉडल सेट के जितने भी 2 और 3 अंकों वाले क्वेश्चन हैं, वह जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म होगा, वैसे ही आपके क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो इस प्रकार से आप लोग पूरे के पूरे इंपोर्टेंट सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से करेंगे। तो पहले सेट का हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इंपोर्टेंट सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।